हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में पढ़ना है अपने क्लास 12th हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था अबाउट द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जिसमें गांधी जी के आने के बाद से जो मेजर मूवमेंट्स हुए थे, वन सेकेंड, हाँ, like the Rowlatt सत्याग्रह, like the non-cooperation plus खिलाफत मूवमेंट, like the civil disobedience मूवमेंट एंड कुछ नॉर्मल मूवमेंट्स भी थे, लोकल मूवमेंट्स लाइक वन सेकेंड, ये तो हाँ, बारडोली सत्याग्रह, साइमन कमीशन एंड देन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है तो यूके, फ्रांस और जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, सबकी जो इकॉनमी थी, इनकी इकॉनमी कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी, मतलब ख़त्म हो चुकी थी, कुछ बचा नहीं था, तबाही हर जगह हो चुकी थी, लोगों की नौकरी आ चुकी थी और प्रोडक्शन वगैरह पूरा वॉर इकॉनमी हो गया था, नॉर्मल कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो बहुत से इनको कह सकते हो दिक्कतें आई और इन सुपर पावर का जो इनके पास टैग था, ये सुपर पावर्स वो अब नहीं रह जाते ये। एंड इसके बाद 2 नई सुपर पावर राइज करती हैं, नेमली द यूएसए एंड यूएसए के बाद राइवलरी चलती है इसकी विद द यूएसएसआर। ठीक है, अब क्योंकि अब ये दोनों सुपर पावर नहीं है तो इनकी जितनी भी कॉलोनीज होंगी ये उनको होल्ड बैक नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि अब मान लो ये ब्रिटेन है, ये यहाँ पे इंडिया है, सो ब्रिटेन जब खुद तबाह हो चुका है तो वो इस पर कैसे ध्यान रखेगा? उसको अभी यहाँ कर रिबिल्डिंग करना है ना, रिबिल्डिंग करना है, और ये तब कर पाएगा जब यहाँ इससे परेशान ना हो। बट यहाँ पे भी अब मूवमेंट्स वगैरह होंगे एंड यहाँ पे मूवमेंट्स वगैरह को सप्रेस करना, लोगों की डिमांड को पूरी करना, इसमें भी बहुत सारा एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इसको ये लोग एफर्ट नहीं कर सकते थे अब अपनी कॉलोनी बना के रखना। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे 1960s, वन सेकेंड, या फिर 1960s भी हटाओ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से स्टार्ट होता है द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। मतलब जितनी भी कॉलोनीज थी यूरोपियन पावर्स की, सबको फ्री किया जा रहा है। बाकी रीजंस ये भी हैं कि अब यूएसए सुपर पावर है, यूएसए बात करता है डेमोक्रेसी की, लिबर्टी की, है ना, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल वगैरह आने लगे थे धीरे धीरे। तो इन सब चीज़ों के कारण अब हर जगह डिकोलोनाइजेशन हो रहा है, अपनी कॉलोनीज को छोड़ रहे हैं लोग, मतलब जो फॉर्म पावर्स थे अपनी कॉलोनीज वगैरह को छोड़ के जा रही हैं। तो वैसे ही 1947 में इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिल रही है एंड इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अब होता क्या है, देयर विल बी अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। सो पावर भी ट्रांसफ़र होती है। ब्रिटिश जो मतलब अभी तक किंगडम था, ब्रिटिश एम्पायर था, उनकी जो उनके अभी ऑफिसर्स वगैरह रहते थे, उनके वाइस रॉयज एंड ऑल थे, उनकी पावर ट्रांसफ़र करके अब इंडियंस को मतलब दिया जाने लगा। एंड इसके लिए पूरा मतलब प्रॉपर प्लान पावर ट्रांसफ़र था। सो पहले एक इलेक्शन करवाए जाते हैं 1946 में, प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे, वो इलेक्शंस होते हैं एंड इसमें जो मेंबर्स आ रहे हैं जीत के सेंटर में, वो अब गवर्नमेंट बनाएंगे एंड उस गवर्नमेंट का नाम होता है द इंटरिम गवर्नमेंट।
एंड ये गवर्नमेंट 1946 या फिर 47 लिख लो, क्योंकि पाकिस्तान से बीच में पार्टीशन हुआ था तो कुछ मेंबर्स चले गए थे इंटरिम गवर्नमेंट को छोड़ के, से चलती है 1952 तक। ठीक है, देन ये गवर्नमेंट, अब ये 1 सेकेंड, हाँ, तो इसमें जो मेंबर्स थे ये इनके दो काम थे। पहला ये गवर्नमेंट भी चलाएंगे, एक साइड से गवर्नमेंट भी चल रही है, दूसरे साइड से दे विल एक्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका मतलब कि दे विल वर्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है तो एक रूल बुक भी तो चाहिए, तो उसके लिए काम करते हैं। सो उसी का पूरा प्रोसेस इस बुक में समझाया गया है कि हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, एंड वो प्रिंसिपल्स कहाँ से आए, इसकी इंस्पिरेशंस क्या है। ठीक, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखना है। तो अब एक चीज़ में और ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1947 में इंडिपेंडेंस तो मिल रहा है, बट इसी टाइम पे पार्टीशन भी हो रहा है। एंड पार्टीशन के कारण अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले मेंबर्स थे वो 389 के आसपास थे, वो रिड्यूस होके बचते हैं 299। अब ये लोग मिलके बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे तो बन नहीं जाएगा, इसके लिए अब इन सब के बीच में डिबेट्स, डिस्कशन, सही गलत, अपनी कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ों की बातें होने वाली। ठीक है ना। और पार्टीशन के बाद जिस तरह का कह सकते हो कि एक ट्रॉमेटिक वेव बन गई थी पूरे इंडिया में, और माइनॉरिटीज़ वगैरह के लिए राइट्स वगैरह सिक्योर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और लोगों को किस किस तरह की प्रोटेक्शन देनी है, क्या नहीं देना है, ये सब चीज़ों का भी ध्यान इसमें अब रखा जाने लगा। ठीक है, सो हाँ, सो जब ये इंटरिम गवर्नमेंट या फिर वही जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये अपना पहला सेशन बिगिन करती है फ्रॉम 9 दिसंबर 1946। इनका पहला सेशन रहता है, फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड ये पूरी असेंबली वर्क करती है फॉर देखो, पहले तो 11 सेशंस में काम करते हैं, एंड इनके 11 सेशंस फैले रहते हैं 165 डेज में, 165 डेज में। ठीक है, और इस असेंबली के जो 82% मेंबर्स थे दे वर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चाहे वो एथीस्ट हों, सेक्युलरिस्ट हों, हिंदू नेशनलिस्ट हों, सोशलिस्ट हों, सपोर्टर्स ऑफ लैंड ऑर्डिज्म, सपोर्टर्स ऑफ पुअर लॉज या फिर कम्युनिज्म, सारे तरह के लोग कांग्रेस में देखने को मिलते थे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस वॉज अ रेनबो लाइक कोलिजन। ठीक, और इसके अलावा इनिशियली मुस्लिम लीग भी गवर्नमेंट में थी और उनके मेंबर्स भी थे असेंबली में, बट वो लोग कह सकते हो कि जून 1947 में चले आते हैं बाहर, पाकिस्तान जब उनको मिल जाता है अपना। ठीक है, तो अब पहला टॉपिक है व्हाट वाज द पब्लिक इन्फ्लुएंस। पब्लिक influence on the constituent assembly। ओके, हाँ, तो इनकी जितनी भी आर्गुमेंट्स होती थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जितनी भी आर्गुमेंट्स रहती थी वो पब्लिक के लिए ओपन रहती थी, है ना, लोग उनको सुन सकते थे, रेडियो वगैरह में सुनते भी थे, बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, और उसके क्रिटिसिज्म के बदले में काउंटर क्रिटिसिज्म भी होता था। ठीक है, और बहुत बार पब्लिक अपने सजेशंस वगैरह प्रोवाइड किया करती थी, सजेशंस। ठीक है, और बहुत से पॉलिसीज़ के बारे में पब्लिक सजेशन मिलते थे इनको, जैसे कि काउ स्लॉटर पे बैन, ठीक है, और इल ट्रीटमेंट ऑफ लोअर कास्ट पीपल, रिजर्वेशन लेजिस्लेचर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन मदर टंग एंड लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है, इन सब चीज़ों की बातें होती हैं।
नाउ अब थोड़ा देखते हैं अबाउट द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेजर पिलर्स क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के। तो जो मेजर स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो अप्रॉक्सीमेटली 299 या फिर बहुत जगह पे 300 मेंशन रहता है, 300 थी। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जैसे कि मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इन्होंने ही ब्रॉट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं 13th, क्या हो गया, 13 दिसंबर 1946 को, जो कि अडॉप्ट हो जाता है ऑन 22 जैन इन 1947। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, उसके विजन्स। ठीक है, नहीं आगे चल के इसका मॉडिफाइड फॉर्म बनता है प्रियम्बल। ठीक है ना, व्हाट वर द मेजर पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पहला है इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक। इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट सोवरन एंड रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल रादर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पावर शुड फ्लो फ्रॉम पीपल, मतलब लोग वोट देंगे डायरेक्टली। गारंटीड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, इक्वलिटी फॉर ऑल, सेफ गार्ड माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड डिप्रेस्ड क्लासेस एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस क्यों, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर चलने लगी थी, कोल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड एंड वर्ल्ड पीस, अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हुई है एंड अब न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रक्शन भी सबने देख लिया है। सो वर्ल्ड पीस मेंटेन करना इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इनके अलावा देयर वॉज सरदार पटेल, ये बहुत सी रिपोर्ट्स वगैरह ड्राफ्ट किया करते थे और बहुत बार रिकनकाइल किया करते थे रिपोर्ट्स को। बहुत से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो इंडिया के फेवर में नहीं होते थे उनको शट डाउन किया करते थे। एंड प्रिंसली स्टेट्स का इन्होंने कह सकते हैं अमेलगमेशन क्रिएट किया था, पूरे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया था इंडिया में। ठीक, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट असेंबली के, है ना, तो इसीलिए प्रिसाइड करते थे, जैसे आज स्पीकर करते हैं वैसे प्रिसाइड करते थे एंड डिस्कशन वगैरह को मॉडरेट किया करते, सबको मौका दिया करते थे बोलने वगैरह का। ठीक है, देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए गए कि आप इस चीज़ के ऊपर देखो, आप इस चीज़ के ऊपर काम करो, आप इस चीज़ के ऊपर काम करो। तो उसमें बहुत सी कमिटीज़ बनाई गई थी। उनमें से एक कमेटी थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के ऊपर को ड्राफ्ट करना, मतलब उसका रिटर्न ड्राफ्ट तैयार करना, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। एंड इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे बी आर अम्बेडकर, चेयरमैन थे। एंड ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर भी थे। देन अगला इंपॉर्टेंट फिगर है के एम मुंशी। ये 16 कमेटीज और सब कमेटीज़ के मेंबर थे, है ना। फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप और माइनॉरिटी राइट्स वगैरह पे डिबेट किया करते थे। ठीक, देन देयर वाज मिस्टर ए के अय्यर, लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 9 कमेटी और सब कमेटीज़ के मेंबर थे। फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के ऊपर इनकी डिबेट्स हैं। देन एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी, इनका काम था, ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, है ना, मतलब बहुत से जो मतलब लीगल लैंग्वेजेस में बहुत सी चीज़ों को अरेंज करना, ये सब काम इनका था। ठीक है, और एक थे बी एन राव, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ठीक है, ये बहुत से कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह को स्टडी करते थे और उसको फिर कैसे उसके लिए फिर पेपर्स, सीरीज ऑफ पेपर्स, बैकग्राउंड पेपर्स पॉलिटिकल सिस्टम के बनाते थे और अपनी कंट्री में उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या नहीं हैं वो उसके हिसाब से यहाँ अप्लाई किया करते थे। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सारे विजन हमारे मेंशन थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर को आता है 1946 में। फिर उस पर बहुत सी डिबेट्स वगैरह होती हैं, फिर उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है 22 जनवरी। उसमें की पॉइंट्स हमने देख लिए पहले ही।
अब इसमें नेहरू स्पीच देते हैं जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करते हैं, तो उसमें कुछ स्पीचेस भी देते हैं जिसमें वो कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं, लाइक अमेरिकन डेमोक्रेसी, ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके करेज की बात हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, क्योंकि नेहरू वॉज ऑल्सो अ सोशलिस्ट, ठीक है, आइडिया ऑफ सोशलिज्म, नेचर ऑफ डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए, लाइक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ना, या फिर नॉर्मल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, देन लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक ना। अब इनिशियली कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ था इंडिया का, लाइक स्टार्टिंग से अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत पहले से आ रही हैं हमारे पास, लाइक 1909 में आता है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसमें यह था कि इंडियंस को पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करने का टाइम मतलब राइट दिया गया था, ठीक है, उनका असेंबली में साइज बढ़ा दिया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब कि स्टेट में जो असेंबलीज होती हैं, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए थे मुस्लिम्स के लिए, एंड 6 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया था। देन इसके बाद अगला डेवलपमेंट होता है 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है 1919 में, वही है। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, पार्टिसिपेंट्स की साइज, असेंबली की साइज बढ़ा दी जाती है, ठीक है, और इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स भी आते हैं। बाई कैमरल मतलब कि एक स्टेट के अंदर 2 हाउसेस रहेंगे, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है सेंटर लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वैसे स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आज भी होती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है 1935। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935, ठीक, इसमें बात होती है डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड ऑल इंडिया फेडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था इसमें, ठीक ना। व्हाट वाज द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, व्हाट वाज द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो सोमनाथ लहरी एक मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। सोमनाथ लहरी आर्ग्यू करते हैं कि जो डिस्कशन वगैरह जितने भी असेंबली वगैरह में हो रहे हैं ये सब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स हो रहे हैं, ठीक है। इनके आर्ग्यूमेंट्स ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है अंडर लॉर्ड वेवल, इसीलिए सोवरेन नहीं है, ठीक है। तो जितने भी अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं, लाइक 1909 में कुछ बातें, 1919 की, 1935 की, ये सब ब्रिटिशर्स के उससे की गई, ब्रिटिशर्स ने की हैं, उनके इन्फ्लुएंस में हुआ है। एंड तीसरा कि जो प्रोविंशियल प्राइम मिनिस्टर थे, जो उस टाइम पे कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, सो ही वॉज वर्किंग अंडर दी वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जो कि उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में, इस कह सकते हो आर्गूमेंट के रिस्पॉन्स में, पहले लिख लो, मेंबर का नाम था सोमनाथ लहरी, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। इनका ये क्लेम था कि इंडिया की जो असेंबली है वो वर्क कर रही है अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। इसके रिस्पॉन्स में नेहरू जी कहते हैं कि जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है इट विल रिफ्लेक्ट द विल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, यानी पावर भी उनसे डिराइव कर रहा है, ठीक है। जो उनका पैशन था कॉन्स्टिट्यूशन या फिर देश को आज़ाद करने के लिए, फॉर सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने किए थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया को पावर मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इस असेंबली को भी, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में ये काम नहीं कर रही। देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे भी डिस्कशन होते हैं, डिस्कशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो मतलब लगभग एक डेढ़ महीना हो चुके थे असेंबली को बने हुए, तो उस पर अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आइडिया अबॉलिश कर दिया गया था, लगभग सारे के सारे एग्री कर रहे थे। बट अब कुछ टाइम बाद 27 अगस्त को एक मेंबर थे जिनका नाम था बी पॉकर बहादुर। इनका कहना था कि ये मद्रास के एक मेंबर थे, इनका कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम शुड बी कंटिन्यू, ठीक है। इनके आर्ग्यूमेंट्स थे कि मुस्लिम इज इन डेंजर टू बी इरेज्ड आउट फ्रॉम द कंट्री, और उनको वेल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एंड वेल रिप्रेजेंटेशन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज नेसेसरी। और इसके लिए इन्होंने ये भी कहा कि जो मेजॉरिटी है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी या फिर कह सकते हो, वो मुस्लिम माइनॉरिटी के प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकती, इसीलिए उनको खुद की प्रॉब्लम
को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें खुद का लीडर चाहिए, जो कि पॉसिबल रहेगा जब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। ठीक है, ऐसे काउंटर में आर्ग्यूमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, लाइक सरदार पटेल देते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट से ही डिवीजन हुआ है कंट्री का, सो हम वापस अफोर्ड नहीं कर सकती हैं देना। ठीक है, सब और जितने भी अभी पार्टीशन ब्लड शेड्स हुए हैं, राइट्स हुए, मसाकर हुए, सब सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण ही हुए थे। गोविंद बल्लभ पंत कहते हैं कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट देने से माइनॉरिटीज़ और ज़्यादा वीक हो जाएंगी, वो हमेशा माइनॉरिटीज़ में रह जाएंगे और दूसरों पे वो लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे सर्वाइव करने के लिए, खुद को आइसोलेट कर लेंगे वो लोग। ठीक, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि 1949 में जितने मुस्लिम मेंबर्स थे असेंबली के, वो भी वोट कर देते हैं फॉर द अबॉलिशमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसमें से अब बेगम एजाज रसूल ये सेंट्रल रोल प्ले करती हैं सभी को, मतलब एक तरह से परसुएट करने में कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेगम एजाज रसूल के बारे में एक चीज़ और है कि शी वॉज द ओनली मुस्लिम वुमेन इन असेंबली। ठीक है ना, डिस्कशन ऑन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप तो अगर कोई एक नेशन बनाना है तो सिटीजन, वहाँ के जो लोग रहेंगे वो उस नेशन के सिटीजन भी होने चाहिए। तो सिटीजन कब रहेंगे, जब गवर्नमेंट या फिर जो नेशन है वो उनको सिटीजनशिप ग्रांट करेगा। ठीक है, और इसमें बात ये हुई कि सिटीजन बनने के काबिल वही है जो लॉयल हो नेशन से, जिसकी लॉयल्टी अपने नेशन के लिए हो। तो मेजर प्रॉब्लम ये थी कि अपनी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी, है ना, कास्ट के नाम पे थी, रिलीजन के नाम पे थी, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो या फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग, लाइक बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड थी। तो बहुत ज़्यादा डिवीजन के कारण इतना कह सकते हो कि बहुत लोग इसको लेके थोड़ा कंसर्न थे कि लोग लॉयल ही नहीं रहेंगे, वो अपने कह सकते हो कि देश से पहले अपनी कम्युनिटी, अपनी कास्ट, अपने रीजन का सोचेंगे। तो नेशनैलिटी की फीलिंग नहीं रहेगी उनके अंदर, तो नेशन से लॉयल कैसे रहेंगे। ठीक, ये सब बातें कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट फिर उसको बाद में डील कर लिया गया। सिटीजनशिप पे ज़्यादा कुछ उस टाइम पे किया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे थे, एंड डिस्प्लेसमेंट्स होने के कारण बहुत से लोग अभी भी, जो इंडिया, यहाँ पे ये इंडिया है एंड यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, सो बहुत से लोग अभी भी यहाँ से वहाँ जा रहे थे और वहाँ से यहाँ आ रहे थे। तो इसीलिए अभी ये डिसाइड हुआ था कि सिटीजनशिप पे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करेगा। इस पर एक बाद में पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो इस पे चले कुछ आगे रूल बना सकते हैं, जब ये सब डिस्प्लेसमेंट वगैरह कम्प्लीटली हो जाए तो फिर आगे चल के पार्लियामेंट इंडियन सिटीजनशिप एक्ट निकालती। ठीक है ना, नेक्स्ट इज डिस्कशन ऑन माइनॉरिटीज। सो मेजर प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि माइनॉरिटीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे। क्या माइनॉरिटी रिलीजन के अकॉर्डिंग देखोगे, कि कास्ट के अकॉर्डिंग देखना है, कि सप्रेस्ड के अकॉर्डिंग देखना है, कि इकोनॉमिक टर्म्स में या फिर सप्रेशन टर्म्स में। सो अब इसमें से NG रंगा करके मेंबर थे, वो कहते हैं कि द रियल मास जो माइनॉरिटीज़ हैं वो लोग हैं जो पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में रह रहे हैं सदियों से। ठीक है, लाइक माइनॉरिटीज़, वो कहते हैं माइनॉरिटीज़ आर नॉट मुस्लिम्स और हिंदूज और सिख्स, बट देर आदिवासीज, पुअर विलेजर्स, बॉन्डगेज लेबरर्स एक्सेट्रा, एंड दे नीड प्रोटेक्शन इंस्टेड ऑफ मेयर रेजोल्यूशन। ठीक है, सो NG रंगा बात करते हैं अबाउट दी माइनॉरिटीज़। ये रिलीजन माइनॉरिटीज़ नहीं, बट द रियल माइनॉरिटीज़, द पुअर एंड एक्सप्लॉयटेड। ठीक है, इसके बाद ट्राइबल लोग भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, एक मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा करके ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव थे, वो कहते हैं कि ट्राइबल जो है वो न्यूमेरिकल माइनॉरिटी तो नहीं है, बट वो इतने ज़्यादा आइसोलेटेड है हज़ारों सालों से कि वो खुद को कह सकते हो कि इतना ओपन नहीं रख पा रहे हैं बाकी कंट्री के लोगों से, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो आइसोलेटेड फील करते हैं। दे आर रियल माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो उनको भी चाहते हैं कि आप लोगों से मिले घुलें और उसी कल्चर में इवॉल्व हो जाएं, तो उनके लिए भी उन्होंने बात की। ठीक है, देन वॉइस ऑफ दलित्स, इसी में देखो ट्राइबल तो हो गया, ट्राइबल के लिए थे मिस्टर जयपाल सिंह। देन इसी में बात होती है अबाउट दलित्स। ठीक, इसमें क्या था कि सोशल डिसेबिलिटीज़ शुड बी वाइप्ड आउट, सोशल डिसेबिलिटीज़ को हटाना पड़ेगा। जो सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन होता था दलित्स का, लाइक अनटचेबिलिटी और टेंपल में एंट्री नहीं मिलती है, कुओं से पानी नहीं भरने देते थे, तो उन सब चीज़ों को एबॉलिश करना पड़ेगा।
और इनको शेयर दिलाना पड़ेगा इन एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन, एजुकेशन। और इनके लिए जो मेजर लीडर्स थे, जो इसके बारे में बात कर रहे थे, दोज वर, एक मेंबर थी फ्रॉम मद्रास जिनका नाम था दक्षयानी बेलायुधन, देन जे नागप्पा एंड केजे खंडेरकर। ठीक है, इसके बाद अगली बात होती है ऑन वुमेन। राइट्स ऑफ वुमेन। तो इसमें हंसा मेहता फ्रॉम बॉम्बे ये आवाज़ उठाती है फॉर वुमेन राइट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें इक्वालिटी और जस्टिस चाहिए। ठीक है, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस चाहिए एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह नहीं चाहिए, अलग से रिजर्वेशन वगैरह भी नहीं चाहिए, है ना सेपरेट, हमें बस जस्टिस फॉर वुमेन चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात होती है, इसमें बात होती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए इन्हें। देन दे डिडंट आस्क फॉर रिजर्वेशंस बट दे आस्क्ड फॉर जस्टिस। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर मतलब कि इंडिया, एक तरह से इंडिया में दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक है यूनियन, एक है स्टेट। तो इनके बीच में पावर का डिवीजन कैसा रहेगा वो डिसाइड करना था। तो इसके लिए सबसे पहले शेड्यूल 7 के थ्रू 3 लिस्ट बनाई गई। 3 लिस्ट थी, वो है द सेंटर या फिर यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो जो सेंटर लिस्ट थी उसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने उस पर जुरिस्डिक्शन प्रोक्लेम कर सकती थी। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स, अब उनका जो रिस्ट्रिक्शन था उनके उसमें दिए गए सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजंस लेती थी। एंड कंकरेंट लिस्ट में दोनों ले सकते थे, बट इफ़ कोई ऐसा कह सकते हो कि डायलेमा रहेगा कि दोनों की अलग अलग उसमें वॉइसेस हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात है वो ज़्यादा प्रिवेल करेगी, उसको माना जाएगा। देन स्टेट लिस्ट में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ 5 केसेस होते हैं जिसमें स्टेट लिस्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ठीक ना, अब थोड़ा फिर भी डिवीजन ऑफ पावर जो अपना ऐसा था कि अपनी फेडरल स्ट्रक्चर तो था एक, बट देयर वाज अ यूनिटरी टिल्ट, एक टिल्ट था यूनिट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, यूनिटेरियनिज्म की तरफ। ठीक है, इसमें क्या था कि इट वाज बायस्ड टुवर्ड सेंटर ऑन पावर डिवीजन। ठीक है, और बहुत से अच्छे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट की इंडस्ट्रीज लाइक मिनरल्स वगैरह, ये सब भी सेंट्रल लिस्ट के अंदर डाली गई। ठीक है, और आर्टिकल 356 का यूज़ कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी डिसमिस कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट इफ़ वहाँ पे जो रूल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो। ठीक है, एंड बहुत से कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम्स और जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। ठीक है ना, अब इसमें कुछ लोग थे, जब डिवीजन ऑफ पावर की डिबेट चल रही है तो 2 तरह के लोग डिबेट रहेगी। पहली जो लोग स्टेट का फेवर लेंगे एंड कुछ लोग लेंगे सेंटर का फेवर। तो जो स्टेट का फेवर ले रहे हैं उनमें से एक है पंडित के सांथनम। ठीक, सो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में ऐड करने से उसका बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्टेट्स में भी अगर तुम उनको लेस रेवेन्यू सोर्सेज दोगे तो वो डिपेंड कर जाएंगे सेंटर पे उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और सेंटर और स्टेट के बीच में बात अच्छी ना रही तो उनको फंड्स ही नहीं मिलेंगे खुद की डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट्स को। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी से फेडरल स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। तो ये बात कर रहे हैं मिस्टर के सांथानम। ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब स्टेट की पावर ज़्यादा, स्टेट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए थी। देन स्ट्रॉन्ग सेंटर के डिफेंडर भी बहुत लोग थे।
ठीक है, जैसे कि नेहरू, सरदार पटेल, बाल कृष्ण शर्मा, बी आर अम्बेडकर, ये सब स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो नीड थी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग सेंटर की, बिकॉज अब पूरे देश में एक पार्टीशन हो चुका है, दूसरे पार्टीशन को अवॉइड करना है, अभी भी लोगों के अंदर कम्युनल टेंशन हैं, डिविजन है बहुत सारे, उसको अवॉइड करने के लिए देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट जो अलग होने से रोके लोगों को। ठीक है, उस टाइम का पार्टीशन भी हो चुका है, तो एक और चीज़ हो चुकी है, पार्टीशन होते ही 1947 या फिर 8 दोनों लिखते हैं वैसे तो, 1947-48 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो चुकी है ऑन कश्मीर इशू। तो फॉरेन इन्वेजन ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग सेंटर जो इंस्टेंट डिसीजन ले पाए, सब स्टेट से पूछना ना पड़े। देन पूरे देश भर के इस रिसोर्सेज को मोबिलाइज करवाना है एक साथ किसी भी कोने से, तो कौन कर पाएगा? इफ देयर मस्ट बी फॉर दैट देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, एंड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसीलिए ज़्यादा लोग जो सपोर्टर थे सेंटर के, तो डिबेट्स एंड डिस्कशन में सेंटर की बात ज़्यादा रहती है और सेंटर को ज़्यादा पावर दे दी जाती है ना। अगला डिबेट जाता है ओवर द लैंग्वेज। लैंग्वेज में ये बात होती है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी लैंग्वेज में कि नेशनल लैंग्वेज बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो गया। और इसमें गांधी का व्यू ये था उस टाइम पे कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, जिससे लोग अपने आप को एक फील करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बोलते थे, उनको समझ में आती थी। लाइक जो हम आज लैंग्वेज बोलते हैं वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज ही है, इट्स नॉट हिंदी। इसमें हिंदी में और उर्दू के कुछ वर्ड्स जब एक साथ जब मिल गए, कंबाइन हो गए, बोलचाल में यूज़ होने लगे, तो वो जो कल्मिनेशन बना उसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो उनकी बात थी, बट क्योंकि कम्युनल राइट्स वगैरह होने लगे, सो हिंदी को एसोसिएट किया जाने लगा हिंदुओं से एंड उर्दू को मुसलमानों से, इसीलिए इन दोनों को सेपरेट करने लगे। तो इसीलिए हिंदुस्तानी को भी इन्होंने नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। ठीक, देन एक प्ली लगाई गई, मतलब लोग डिमांड किए धीरे धीरे कि हिंदी को बनाते हैं। तो आर.वी. धुलेकर थे यूनाइटेड प्रोविंस के, यूपी के। अब वो कहते हैं कि हिंदी को कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए एज अ लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए और इसको नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स उस समय पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, वो उनको मॉक भी कर रहे थे कि जिनको हिंदी नहीं आती है दे शुडंट बी पार्ट ऑफ दिस असेंबली। इनका नाम याद रख लेना, आर.वी. धुलेकर। ठीक, देन बहुत से लोग इसे क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, लाइक श्रीमती जी दुर्गाबाई, टी.ए. रामलिंगन चट्टैयर, ये कुछ लोग थे जो मेजर क्रिटिक थे हिंदी लैंग्वेज के। ठीक है, देन अब कुछ और भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कशन हुई थी, इंटरेस्टिंग डिबेट्स एंड डिस्कशन हुई थी, लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इस पर तो ऐसे कोई स्ट्रेंजली इस पर कोई ऐसे डिबेट होती नहीं है, जनरली ज़्यादातर लोग एग्री कर जाते हैं कि हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देनी है। एवरीवन हु इज़ अबव अ सर्टेन एज, मतलब जो यूथ है, जो एडल्ट है, उनको हम वोटिंग राइट्स देंगे। ठीक है, पहले ये एज 21 के आसपास थी, देन उसको बाद में रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था। ठीक है, सेकेंड बात होती है सेक्युलरिज्म पे। सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म पे भी पहले ही असेंबली ने एम्फेसिस पुट किया था कि हमें सेक्युलर रहना है, गवर्नमेंट शुड बी सेक्युलर। ठीक, और इसलिए इंडिया अडॉप्ट करता है पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म। पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म मतलब कि जो एक तरह से जुडिशियस डिस्टेंस रहेगा बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, स्टेट रिलीजन के बीच में डिस्टेंस रहेगा, बट इतना भी नहीं कि एकदम कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि अभी बहुत से रिफॉर्म्स वगैरह ज़रूरी है इंडियन सोसाइटी में, बहुत सी बैकवर्डनेस है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा रहेगा कि रिलीजन कुछ ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहा है जो कि अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए, तो वहाँ पे स्टेट विल इंटरफेयर। तो स्टेट विल इंटरफेयर इन सर्टेन मैटर्स। ठीक है, एंड द वर्ड सेक्युलर इनिशियली इट वाज नॉट एडेड इन अवर प्रीएम्बल। इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 करके ऐड किया गया था इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रीएम्बल में। ठीक ना, अब देखते हैं अबाउट सम salient फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन।
ओके, फीचर्स, इसको क्या हो गया, हाँ, सो सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ फीचर्स ये हैं कि इट इज़ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग उससे ज़्यादा कह सकते तो रिलेट कर पाते थे, क्योंकि पहले भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही थी। देन एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेटअप की गई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी गई लोगों को। एंड लास्ट एक सेक्युलर स्टेट बनाया गया। ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे हमारा हिस्ट्री कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हम मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली PYQ देखने वाले हैं। थैंक यू।